हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में करंट अफेयर्स के विशेषांक सीरीज़ में। करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम आत्मनिर्भर भारत के एक डिटेल से परिचर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। आज तीसरे पार्ट के अंतर्गत कृषि से संबंधित जो घोषणाएँ की गई हैं भारत सरकार के द्वारा इस लॉकडाउन के पीरियड में, किस तरीके से कृषि को विकास के लिए उसके लिए क्या क्या घोषणाएँ हैं, किन की क्या भूमिका होगी, किस तरह इसे जो घोषणाएं की गई हैं, जो लाभ हैं वो किसानों तक पहुंचाए जाएंगे, कृषि को किस तरीके से लाभ की स्थिति में लाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम एक एक करके यहाँ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर चीज़ें अच्छी हैं और कहाँ पर चीज़ें हम थोड़ा सा और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के टॉपिक को। आत्मनिर्भर भारत का भाग 3 कृषि 15/5/2020 को यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है। कृषि के क्षेत्रों की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें घर में आवासीय स्थितियों को भी रखा गया है, पशुओं को भी रखा गया है। यहाँ पर महिलाओं के द्वारा कृषि के क्षेत्रों को किस तरीके से काम किया जा रहा है, ब्लू इकोनॉमी को भी इसमें रखा गया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत यहाँ पर रखी गई हैं। कल की घोषणाएं जो हमने पढ़ी थी उनको यहाँ पर सबसे पहले रखा गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि नाबार्ड ने 30,000 करोड़ रुपए देने की बात कही थी आपके सहकारी बैंकों के माध्यम से और ग्रामीण बैंकों के माध्यम से, और ये जो 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त यहाँ पर सहायता देनी थी वो आपके 90,000 करोड़ रुपए जो ऑलरेडी वो पहले से दे चुके हैं पुनर्वित्त सुविधा के अनुसार, उसके पश्चात ये उसके अतिरिक्त यहाँ पर घोषणाएँ की गई थी। साथ ही दूसरी घोषणा जो कल की गई थी उसमें था किसान क्रेडिट कार्ड की 2.5 करोड़ किसानों के यहाँ पर 2 लाख करोड़ रुपए के ऋण का प्रोत्साहन दिया जाएगा इन किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा। तो ये तो हम कल भी इसको पढ़ चुके थे। उसके बाद कृषि कोविड के दौरान अतिरिक्त कुछ कदम उठाए गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो किसानों की सहायता को लेकर बहुत सारे उपाय किए गए हैं और इन उपायों में कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर ज़रूर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम MSP कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 74,300 करोड़ से भी अधिक की धनराशि यहाँ पर खर्च की गई है। क्योंकि यहाँ पर जो दौर है अभी का, अगर हम देखें मार्च, अप्रैल और मई का, यहाँ पर फसलों की कटाई होती है और कटाई होने के बाद किसानों के द्वारा इसे बड़े स्तर पर बेचा जाता है। बेचने को लेकर यहाँ पर सरकारी कंपनियों के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा और निजी कंपनियों के द्वारा यहाँ पर बड़े स्तर पर खरीद की जाती है। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होगा, प्राइस जो होगा वो कितना होगा, सरकार यहाँ पर MSP घोषित करती है वस्तुओं की कि वो किस प्राइस पर यहाँ पर किसानों से वस्तुओं को खरीदेगी, अनाज को खरीदेगी। तो खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, तो वहीं यहाँ पर बताया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वस्तुओं या अनाजों को किसानों से खरीदने के लिए 74,300 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर, उससे अधिक की राशि या धनराशि यहाँ पर आवंटित की जाएगी, खर्च की गई है। PM किसान फंड में यहाँ पर 18,700 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया गया है और PM फसल बीमा योजना में 6400 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है। 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितना दिया गया है, 74,300 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद, PM किसान फंड में 18,700 करोड़ रुपए का हस्तांतरण और PM फसल बीमा योजना में 6400 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त पशुपालन, क्योंकि कृषि और पशुपालन दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसान की आजीविका का दोनों ही मुख्य साधन होते हैं। सम टाइम कृषि अगर अच्छी नहीं है तो वो आजीविका के तौर पर पशुपालन के द्वारा वहाँ पर कई सारी प्रक्रियाओं को संपादित करता है, उसके आय का भी एक साधन होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लॉकडाउन के दौरान दूध की मांग कमी आई है। कारण क्या था कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते थे और वहाँ पर दूसरी समस्या ये भी थी कि आय में भी कमी आई थी और लोगों की जॉब भी धीरे धीरे जा रही थी। तो इस कारण से भी और थोड़ा सा जो लॉकडाउन का कहा कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल रहा था, तो इसलिए भी लोग थोड़ा सा बाहर निकलने से हिचक रहे थे और इस कारण से दूध की मांग में 20 से 25% की कमी भी देखी गई। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियों के द्वारा 560 लाख लीटर प्रतिदिन की खरीद की गई, जबकि 360 लाख लीटर प्रतिदिन की बिक्री हुई। तो यहाँ पर सहकारी जो समितियाँ हैं जो आपके डेयरी उत्पादों के संदर्भ में यहाँ पर कार्य कर रही हैं, उनके द्वारा जो खरीद की गई है 560 लाख लीटर प्रतिदिन, जबकि जो बिक्री की गई वो सिर्फ 360 लाख लीटर की गई था। तो यहाँ पर थोड़ा सा 200 लाख लीटर का एक तरीके से बिक्री में भी कमी आ रही है, जितना खरीद रहे हैं उतनी बिक्री नहीं हो रही है। कुल 111 करोड़ लीटर की अतिरिक्त खरीद हुई, जिसमें 4100 करोड़ रुपए का भुगतान सुनिश्चित हुआ। तो यहाँ पर सहकारी समितियों ने जो खरीद 111 करोड़ लीटर की खरीद की गई उनके द्वारा और उसके लिए उनको भुगतान किया गया 4100 करोड़ रुपए का। इसके अतिरिक्त 2020-21 में डेयरी सहकारी समितियों को 2% सालाना की दर से ब्याज सब्सिडी देने के लिए एक नई योजना लेकर आए हैं। तो नई योजना किस लिए है? डेयरी सहकारी समितियों के लिए है।
इसमें क्या किया जाएगा, 2% सालाना की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। तो 2% सालाना की दर से ब्याज सब्सिडी यहाँ पर सहकारी समितियों को यहाँ पर दी जाएगी 2020 और 21 के लिए। और क्या है, त्वरित भुगतान ब्याज अदायगी पर 2% वार्षिक की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी। अगर आप जल्दी से भुगतान कर देते हैं, जो भी आपने यहाँ पर लोन लिया हुआ है, यदि आपने उस लोन का त्वरित भुगतान कर दिया है, ब्याज अदायगी कर दी है, तो वहाँ पर आपको 2% वार्षिक की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, अर्थात वहाँ पर आपको एक तरीके से छूट दी जाएगी। कितनी छूट दी जाएगी, 2% वार्षिक की दर से ब्याज। इसके बाद इस योजना में 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त तरलता सुलभ होगी, जिससे 2 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। तो तरलता कितनी बढ़ जाएगी, अर्थात मुद्रा जो होती है मार्केट में आएगी और किसानों को इसका जो फ़ायदा होगा, तो 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त तरलता आएगी, नकदी के रूप में आएगी, और साथ ही यहाँ पर इसका जो लाभ होगा वो 2 करोड़ किसान को इससे लाभान्वित होते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद मत्स्य पालन को लेकर भी कुछ यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा घोषणाएं की गई हैं। मत्स्य पालन अपने आप में एक ब्लू इकॉनमी के अंतर्गत आता है। ब्लू इकॉनमी अर्थात समुद्री अर्थव्यवस्था, जिसमें समुद्री संसाधनों का किस तरीके से प्रयोग किया जाए, चाहे वो खाद्य वस्तुओं के रूप में, व्यापार के रूप में, और उसके अर्थव्यवस्था में किस तरीके से उनका कितना उपयोग हो सकता है, उसको हम ब्लू इकॉनमी के तौर पर डेवलप करते हैं, जिसमें मत्स्य पालन भी सम्मिलित किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या घोषणाएँ की गई हैं। तो यहाँ पर मत्स्य पालन में 4 घोषणाएं की गई हैं कोविड-19 के संदर्भ में। देखिए क्या किया गया है, झींगा ब्रूड स्टॉक के आयात के लिए स्वच्छता आयात परमिट की वैधता 3 बार बढ़ाई गई है। झींगा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा विदेशों में निर्यात की जाने वाली मछली है, तो यहाँ पर उसके लिए स्वच्छता आयात परमिट जारी किया गया है और ये इसकी वैधता जो होती है 3 महीने बढ़ा दी गई है। दूसरा क्या है, ब्रूड स्टॉक की खेप के आने में 1 महीने तक की देरी माफ़ की गई। यदि आपके जो भी आयात हो रहा है, जिसके यहाँ पर कहते हैं कि तय समय पर नहीं पहुँचता है, तो कितनी देरी वहाँ पर हो सकती है, तो 1 महीने तक की आपको छूट दे दी गई है, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 का दौर है, सैनिटाइजेशन की इश्यू है, बहुत सारी चीज़ें और वहाँ पर फैलने की भी स्थितियाँ हैं, व्यापार प्रतिबंध है, तो इसलिए भी वहाँ पर 1 महीने की देरी की भी वहाँ पर आपको खुली छूट एक तरीके से माफ़ी की गई है। रद्द की गई खेपों के लिए क्वारंटाइन क्यूबिकल्स की फिर से बुकिंग की अनुमति दी गई, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा। तो जो पहले वहाँ पर ऑर्डर किए गए थे और बाद में उन्हें रद्द कर दिए गए थे क्वारंटाइन के कारण चीज़ों को लेकर, उन्हें फिर से वहाँ पर ओपन कर दिया गया है और साथ ही यहाँ पर इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लेंगे। अर्थात जो शुल्क आपने जब ऑर्डर किया था और उस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया, तो इसलिए वहाँ पर आपको अतिरिक्त शुल्क आपसे सरकार नहीं लेगी। दस्तावेजों के सत्यापन के साथ साथ क्वारंटाइन के लिए एनओसी के 7 दिन के बजाय 3 दिन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और अच्छा कर दिया गया कि जो समय लगता था एनओसी आपको मिलने में, 7 दिन लगते थे, तो वहाँ पर इसकी गति को बढ़ा दिया गया है, कम समय में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा एनओसी। कितने दिन में, 3 दिन में यहाँ पर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। और क्या किया गया है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर 31/3/2020 को समयावधि समाप्त कर चुकी 242 पंजीकृत झींगा हैचरी और नौपाली रियरिंग हैचरी की पंजीकरण अवधि 3 माह बढ़ाई गई। तो ऐसी जो संस्थाएं थी, जो भी संस्थान थे, जो हैचरी थी, जो झींगा मछली को लेकर और नौपाली हेरिंग को लेकर, तो उनकी जो अवधि समाप्त हो चुकी थी, उनके लिए भी यहाँ पर क्या कर दिया गया, 3 माह पंजीकरण अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो ऐसी 242 पंजीकृत संस्थाएं यहाँ पर इसके अंतर्गत आएंगी, जिनकी पंजीकरण अवधि को अगले 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन को कवर करने के लिए समुद्र में पकड़ी गई मछली और एक्वाकल्चर के संचालन में ढील दी गई है। तो यहाँ पर अंतर्देशीय पंचालन अर्थात यहाँ पर जो अपने एक सीमा के अंतर्गत, अर्थात एक राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत 2 राज्यों के मध्य जहाँ पर किसी न किसी नहर के माध्यम से या नदी के माध्यम से वहाँ पर संचालन होता है, परिवहन होता है, जल परिवहन होता है, उसको हम अंतर्देशीय परिवहन कहते हैं। और यहाँ पर उसके अंतर्गत जो भी मछली है जो समुद्र में भी पकड़ी गई है, वो भी यहाँ पर इसके अंतर्गत संचालन में उसको भी ढील दे दी गई है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कुछ वैधता, कुछ छूट प्रदान की गई है पंजीकरण को लेकर, यहाँ पर साथ ही एनओसी को लेकर आपको यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन से संबंधित भी आपको कुछ छूट यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा दी गई है। तो कृषि को लेकर यहाँ पर हमने देखा, और मशीनरी इत्यादि भी है इसके अंतर्गत, जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और क्षमता निर्माण को मजबूत करने को लेकर भी काफ़ी सारा यहाँ पर काम किया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से मजबूत करना है और लॉजिस्टिक के अंतर्गत उसकी रसद आपूर्ति कैसे सुनिश्चित करनी है। तो उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ काम यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा घोषणाएँ की गई हैं, तो उनको देख लेते हैं।
देखिए, कृषि उत्पादों के लिए जो बुनियादी ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। बुनियादी ढांचे में देखिए क्या क्या आता है और किस किस चीज़ों की छूट दी गई है, उसी को यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि कृषि उत्पादों के आसपास के क्षेत्र में कोल्ड चेन और फसल के बाद उनके प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे की कमी से वस्तु के मूल्य में कमी आती है। तो होता क्या है कि कई बार जो वस्तु आसपास, मान लीजिए गेहूं है या फिर कोई अन्य वस्तु है, टमाटर है, सब्जियां हैं, आपके यहाँ उत्पादित हुई हैं किसी क्षेत्र में, तो उनको स्टोर कहाँ करें। स्टोरेज के लिए बेसिकली कोल्ड चेन होती हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, और हम वहाँ पर जाकर वस्तु रख देते हैं तो वह लंबे समय तक सेफ रहती है। लेकिन यदि आसपास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर वस्तु के खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है। इसके अतिरिक्त बताया गया कि लघु अवधि के फसल ऋणों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि दीर्घावधि कृषि बुनियादी ढांचे के अवसर अक्सर पर्याप्त निवेश नहीं मिलते हैं। एक समस्या ये भी यहाँ पर दर्शाई जा रही है कि कृषि के क्षेत्र में एक समस्या ये है कि यदि वहाँ पर छोटी अवधि के लोन लेने आते हैं कि हाँ चलो किसान बीज लेने आया है, जो आपकी 3-4 महीने की फसल के बाद वहाँ पर कटाई होगी तो बैंकों को पैसा मिल जाएगा। तो अगर इस छोटी अवधि के लिए कोई लोन लेने आता है तो वहाँ पर उनके लिए सुविधा है, उनको लोन मिल जाता है। लेकिन यदि कोई दीर्घावधि लोन है जो वहाँ पर जैसे कि मशीनरी को लेने आया है या कोई नहर इत्यादि बनाना है या उसके लिए कोई चीज़ें डेवलपमेंट कर रही है जिसमें वहाँ पर लंबे समय के बाद रिटर्न मिलेगा, तो उस तरह में वहाँ पर किसानों को समस्याएँ आती हैं, उनको सही समय पर ऋण आवंटन नहीं होता है। कृषि उत्पादों के लिए आसपास के क्षेत्र और संग्रह बिंदुओं पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप आदि के कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इन समस्याओं को देखते हुए कृषि के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा को विकसित करने के लिए सरकार के द्वारा यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा प्रदान की जाएगी। और क्या है, कृषि उत्पादों के लिए आसपास के क्षेत्र और संग्रह बिंदु, किफ़ायती और आर्थिक रूप से व्यवहार्य फसल के बाद उसके प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहन फंड तुरंत बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपकी स्टोरेज को लेकर दिक्कत थी, संग्रह बिंदु जिसको हम कहते हैं जहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो स्टोरेज को जो समस्याएं थी, साथ ही उनके आर्थिक मूल्यों को सही तरीके से उपलब्ध होना चाहिए, उनके प्रबंधन को लेकर जो समस्याएं थी, तो इससे संबंधित जो फंड होगा उसको जल्दी भारत सरकार जो 1 लाख करोड़ रुपए है वो भी उन तक जल्दी पहुँचाएगी। उसके माध्यम से बुनियादी ढांचा, प्रबंधन, संगठन, स्टोरेज, संग्रह बिंदु इत्यादि को वहाँ पर निर्मित किया जाएगा। ये तो बुनियादी ढांचे को लेकर सरकार ने बताया कि समस्याएं क्या हैं और उसके लिए वो फंड कितना दे रहे हैं। इसके बाद सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक रूप प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की भी योजना है। किसके लिए है? सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक रूप प्रदान करने के लिए कितना आवंटित किया जा रहा है? 10,000 करोड़ रुपए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। पहला है, योजना प्रधानमंत्री की संकल्पना को बढ़ावा देगी। कौन सी संकल्पना को? वैश्विक पहुंच के साथ साथ स्वदेशी की आवाज़। अर्थात एक तरीके से बोला जाए तो यहाँ पर किस तरीके से जो वर्तमान स्थितियाँ हैं, जो भारतीय किसान हैं वो किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, उनकी जो पहुँच है उसको किस तरीके से हम स्थानीय और वैश्विक दोनों का समायोजन स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त असंगठित MFE इकाइयों को MFSAI खाद्य मानक प्राप्त करने, ब्रांड और मार्केटिंग विकसित करने के लिए तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता। तो एक तरीके से देखा जाए कि हमारे जो खाद्य उत्पादन हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर सम्मिलित करना है, उनको किस तरीके से एक ब्रांडिंग देनी है। और वैश्विक स्तर पर होता क्या है कि वहाँ पर कई बार विदेशी कंपनियाँ होती हैं, स्थानीय कंपनियाँ होती हैं, वो किसानों से मार्केट से वहाँ पर उत्पादों को लेती हैं, उनका अपने कंपनी का एक नाम वहाँ पर डाल देती हैं और उसको वो बेचती हैं। तो वहाँ पर जो ब्रांडिंग के कारण वहाँ पर वस्तुओं का दाम वहाँ पर काफ़ी बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ जाता है, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो किसानों को नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से लाभ पहुंचाया जा सकता है? तो खाद्य मानक कैसे वहां पर संरक्षित किए जाएं, खाद्य मानक वहां पर एक सुनिश्चित करना है, ब्रांडिंग को वहां पर विकसित करना है, साथ ही इसके लिए तकनीकी उन्नयन की भी सहायता उन्हें प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त देखें तो यहाँ पर 2 लाख MFE की मदद के लिए एक योजना भी शुरू की जाएगी। अर्थात इस तरह के जो किसान वर्ग हैं इसके अंतर्गत उनकी सहायता के लिए सरकार ने वित्तीय स्तर पर 2 लाख MFE की मदद करने की भी योजना प्रारंभ करेंगे। साथ ही मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्यमों,
किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और सरकारी समितियों का भी यहाँ पर इसके लिए सहयोग लिया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा, बल्कि किसान और कृषि से संबंधित जो भी अलग अलग स्तर के संगठन हैं उनको भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। चाहे वो आपके यहाँ पर किसान उत्पादक संगठन हो, चाहे वो आपके खाद्य उद्यम हो, चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो, चाहे वे आपके सरकारी समितियाँ हों, सभी को इसके लिए एक साथ यहाँ पर जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर हम देखें क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण, अर्थात कि उत्तर प्रदेश में जैसे आम है, जम्मू कश्मीर में जैसे केसर है, पूर्वोत्तर में जैसे बांस है, आंध्र प्रदेश में मिर्च और तमिलनाडु में साबूदाना, तो इस तरीके का जो अलग अलग एक क्षेत्रीय स्तर पर एक विविधता है हमारे यहाँ विद्यमान है, तो उनको किस तरीके से विकसित किया जाए उन राज्यों को और उस पर्टिकुलर उत्पादों के लिए, तो वहाँ पर भी इसके लिए ध्यान दिया जाएगा। एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा। और क्या है, अपेक्षित परिणाम क्या क्या अपेक्षित रखते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, सुरक्षा मानक किस तरीके से यहाँ पर आएंगे, खुदरा बाजारों के साथ एकीकरण कैसे स्थापित किया जाएगा और बेहतर आय को सुनिश्चित करना। तो ये जो हम देख रहे हैं कि सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के लिए यहाँ पर जो सारी घोषणाएं की जा रही हैं, इससे क्या क्या सरकार चाहती क्या है कि किसानों को यहाँ पर किस तरीके का लाभ प्राप्त हो। तो वहाँ पर लाभ क्या है कि किसानों के स्वास्थ्य संबंधी स्थितियाँ बेहतर हों, सुरक्षा मानक वहाँ पर जो फसलें हैं उनको लेकर बेहतर होनी चाहिए, खुदरा बाज़ारों का वहाँ पर एकीकरण हो ताकि वहाँ पर एक बेहतर मूल्यों का एकीकरण हो सके और वहाँ पर किसानों को जो फसलों का जो सही मूल्य नहीं मिलता है, नुकसान होता है, वहाँ पर वो होने से बचाया जा सके और इसके कारण उनको एक बेहतर आय भी प्राप्त हो सके। और क्या है, इसके अतिरिक्त देखें तो इसमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक निर्यात बाज़ारों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी, अर्थात जो स्वास्थ्य आधारित बाज़ार व्यवस्था है उसको भी यहाँ पर जागरूकता के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के अंतर्गत जो भी यहाँ पर भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अंतर्गत घोषणाएं की वो हमने यहाँ पर देखी। इसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत अगर हम देखें तो मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर मछुआरों के लिए अन्य क्या क्या भारत सरकार ने यहाँ पर घोषणाएं की हैं और उसका किस तरीके से मछुआरों और उनके मत्स्य पालन और उस क्षेत्र में क्या विकास देखने को मिल सकता है, क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि मत्स्य मूल्य श्रृंखला एक तरीके से एक महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट करता है, जिसमें सरकार समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के एकीकृत सतत समावेशी विकास के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रारंभ करेगी। मूलतः क्या है कि अभी हम मत्स्य पालन के अंतर्गत ही जो आपका समुद्री मत्स्य स्थिति है और अंतर्देशीय मत्स्य पालन है, दोनों को अलग अलग अंतर के तौर पर देखते आए हैं, उनको अलग अलग तौर पर विकसित करते आए हैं। लेकिन यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत इन दोनों को एकीकृत करने की योजना है। सतत विकास, सतत और समावेशी विकास को भी इसके माध्यम से सुनिश्चित करना है। साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें समुद्री अंतर्देशीय मत्स्य पालन, जल कृषि अर्थात एक्वाकल्चर जैसी गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। किन किन चीज़ों के लिए? समुद्री अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जल कृषि जिसको हम एक्वाकल्चर कहते हैं, इसके लिए कितना आवंटन किया गया है? 11,000 करोड़ रुपए। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो बुनियादी ढांचे के लिए 9,000 करोड़ रुपए। तो टोटल जो 20,000 करोड़ भारत सरकार ने यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए जारी किए हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में 11,000 करोड़ है, दूसरे पार्ट में 9,000 करोड़ हैं। 9,000 करोड़ जो रुपए हैं वो बुनियादी ढांचे के लिए खर्च किए जाएंगे। 11,000 करोड़ रुपए हैं वो हैं आपके समुद्री अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जल कृषि के लिए। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर जल कृषि उत्पादन प्रणाली, जहाँ मछलियों को तैरते हुए जाल में रखा जाता है जिसे केज कल्चर कहते हैं, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछली पालन के साथ साथ मछली पकड़ने के नए जहाज, उनका पता लगाना, प्रयोगशाला नेटवर्क आदि गतिविधियाँ भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होंगी। तो अगर हम देखें कि जल कृषि उत्पादन प्रणाली किन किन चीज़ों को समावेशित करती है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जल कृषि उत्पादन प्रणाली निम्नलिखित में से क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें आती हैं। इसमें केज कल्चर आता है, समुद्री शैवाल की खेती आती है, सजावटी मछली पालन आता है, साथ साथ मछली पकड़ने के नए जहाज़ों को विकसित करना, पता लगाना, प्रयोगशाला नेटवर्क आदि की सारी प्रमुख गतिविधियाँ भी सम्मिलित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त मछुआरों के लिए क्या प्रतिबंध है? यहाँ पर देखिए क्या है कि मछुआरों के लिए प्रतिबंध अवधि के प्रावधान
अर्थात जिस अवधि के दौरान मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होती है वहाँ पर व्यक्तिगत और नाव बीमा दिया जाएगा। क्योंकि कारण क्या है कि आप जिस समय मछली नहीं पकड़ रहा है मछुआरा, उस समय वो खाएगा क्या और अपने जीवन यापन कैसे करेगा और उसको जो नुकसान हो उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। तो यहाँ पर उनके लिए बीमा का प्रावधान किया गया है। बीमा न सिर्फ यहाँ मछुआरों का किया जाएगा बल्कि उनकी नाव का भी बीमे के प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ये भी एक अच्छा कह सकते हैं सुझाव, यहाँ पर एक अच्छा इनिशिएटिव किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 वर्षों में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा। इस योजना के यदि विकास को लेकर बात करें कि यदि हम इसको सही तरीके से संचालित कर पाएं, सरकार के द्वारा जो बात की जा रही है, तो उनका अनुमान ये है कि अगले 5 साल में हम यहाँ पर 70 लाख टन अतिरिक्त मछली का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 55 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार, निर्यात दोगुना हो जाएगा और 1 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर फायदा हो सकता है। साथ ही द्वीपों, हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर और आकांक्षापूर्ण जिलों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लाभ भारत को क्या क्या हो सकता है यदि ये योजना सफल होती है। तो यहाँ पर एक तो रोजगार अच्छा खासा मिलने वाला है, कितना 55 लाख से अधिक रोजगार, और एक बड़ी संख्या है 55 लाख रोजगार। इसके अतिरिक्त निर्यात भारत का दोगुना हो जाएगा। तो निर्यात से क्या होगा, विदेशी जो कह सकते हैं मुद्रा भारत में आएगी, और ये आंकड़ा कितना बताया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए के रूप में, डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो अलग आएगा। तो 1 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। साथ ही यहाँ पर किस प्रकार के राज्यों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत, तो द्वीपों को, हिमालयी राज्यों को, पूर्वोत्तर के राज्यों को और आकांक्षापूर्ण जिलों को इसके अंतर्गत रखा जाएगा। तो हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सारी चीज़ों को देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में देखें। यहाँ पर इस योजना के बारे में भी जानकारी दी गई है। क्या क्या किया गया है इसमें, देखिए, खुरपका, मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कुल 13,343 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में किन किन रोगों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो 3 रोग हैं आपके, खुरपका, मुंहपका रोग, इसको एक ही तरीके का रोग कहते हैं, एक ही रोग कहते हैं, खुरपका और मुंहपका रोग। दूसरा है आपका ब्रुसेलोसिस। इनके लिए यहाँ पर इस रोग को राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रखा जाएगा। कितना आवंटन किया गया इसके लिए, 13,343 करोड़ रुपए, और एक बड़ी राशि है। इसके अतिरिक्त इन दोनों ही रोगों के मवेशियों, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर की आबादी, जिनकी आबादी है कुल 53 लाख पशुओं का 100% टीकाकरण किया जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, टीकाकरण अभियान चलाना है। और किन किन को सम्मिलित किया जाएगा, जिन भी मवेशियों को ये रोग होता है, जैसे कि भैंस हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, सूअर, सभी का यहाँ पर 100% टीकाकरण, अर्थात हर एक पशु को इससे संबंधित टीका उपलब्ध कराया जाएगा। अब तक 1.5 करोड़ गायों को और भैंसों को चिन्हित किया गया है और उनका टीकाकरण भी किया जा चुका है। तो इतना टारगेट अब तक भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा भी कर लिया है। तो इस योजना को ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसके अंतर्गत आवंटन किनको यहाँ पर इसके अंतर्गत रखा गया है और कौन से रोग इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। इसके बाद आता है पशुपालन। पशुपालन आधारभूत ढांचा विकास कोष, इसमें देखिए 15,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पशुपालन आधारभूत ढांचा विकास कोष के लिए 15,000 करोड़ रखे गए हैं। किस के लिए, अधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन वाले देश के कई क्षेत्रों के डेयरी क्षेत्र में निजी निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर जिन देशों में ज़्यादा दुग्ध उत्पादन हो रहा है, ऐसे देशों के कई क्षेत्रों में डेयरी क्षेत्र को लेकर एक निजी निवेश अर्थात प्राइवेट स्तर पर इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी संभावनाएं हैं। इसके लिए डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशुओं के चारे से संबंधित आधारभूत ढांचे में निजी निवेश को समर्थन देना है। अर्थात यहाँ पर जो पशुपालन से संबंधित आधारभूत ढांचा विकसित करना है, उसमें निजी सेक्टर्स के द्वारा निवेश को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। किन किन चीज़ों के लिए, डेयरी प्रसंस्करण के लिए, मूल्यवर्धन के लिए और पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए आधारभूत ढांचे की व्यवस्था निजी सेक्टर के द्वारा किया जाएगा, उनके द्वारा निवेश करके ये उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपए के एक पशुपालन आधारभूत ढांचा विकास कोष की स्थापना की जाएगी। उसमें इस कोष में 15,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे, जिसके माध्यम से यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों पर खर्च किया जाएगा। उत्कृष्ट उत्पादों के निर्यात के लिए संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
अर्थात एक ऐसा यहाँ पर संयंत्र बनाया जाएगा, संस्था बनाई जाएगी, कंपनी बनाई जाएगी जो कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट उत्पादों को यहाँ पर बनाए और उसके निर्यात को वहाँ पर अर्थात मानकों को जांचे और फिर उसको निर्यात को प्रोत्साहित करे। तो यहाँ पर पशुपालन आधारभूत ढांचा विकास कोष 15,000 करोड़ रुपए, निजी निवेश को यहाँ पर प्राथमिकता, जिसके माध्यम से वहाँ पर निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए, साथ ही 15,000 करोड़ का एक कोष भी बनाया गया है और उत्कृष्ट उत्पादों के निर्यात के लिए एक संयंत्र की भी स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त जड़ी बूटियों की खेती को भी प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। जड़ी बूटियों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कितना आवंटन किया है? 4,000 करोड़ रुपए। और क्या क्या जड़ी बूटियों के लिए किया गया है? देखिए इसमें पहली चीज, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने औषधीय पौधों की खेती के अंतर्गत 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को समर्थन दिया है। कितना क्षेत्र इसके अंतर्गत रखा जाएगा? जहां पर औषधि अर्थात जड़ी बूटियों की खेती होनी है, 2.25 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र को समर्थन दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के द्वारा। दूसरा, 4,000 करोड़ रुपए के बजट से अगले 2 साल में जड़ी बूटी की खेती के लिए यहां पर 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्र को लाया जाएगा। तो यहां पर अगले 2 साल में जो 4,000 करोड़ रुपए आवंटन किए जा रहे हैं, इनका प्रयोग करते हुए अगले 2 साल में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इसके अंतर्गत लेकर आएंगे, जहां पर हम जड़ी बूटियों की खेती करेंगे। इसके अतिरिक्त इससे किसानों को 5,000 करोड़ रुपए की आय होगी, जो कि मूलतः हम किसानों की आय को दोगुने करने की लगातार बात करते आए हैं। तो किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है कि जो भी कार्य किया जाए उसका फायदा किसानों को पहुंचे। और यहाँ पर भी देखिए कहा गया है कि इसका जो मूल उद्देश्य यहाँ पर देखा गया है कि इससे किसानों को 5,000 करोड़ रुपए की आय होगी। इसके अतिरिक्त औषधीय पौधों के लिए क्षेत्रीय मंडियों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा, अर्थात राष्ट्र में, देश में अलग अलग स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर औषधि यहाँ पर क्या किए जाएंगे? मंडी, क्षेत्रीय मंडियां बनाई जाएंगी, ताकि वहां पर एक नेटवर्क बन जाए और उसके माध्यम से पूरे देश में इसका वितरण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त गंगा नदी से सटे इलाकों में औषधीय पौधों के एक गलियारे के विकास के माध्यम से NMPB द्वारा 800 हेक्टेयर क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जड़ी बूटियों के संदर्भ से एक और क्षेत्र को इसमें जोड़ा जाएगा और वो है आपका गंगा नदी के से सटे इलाकों को। और उन इलाकों में कितने एरिया को? 800 हेक्टेयर क्षेत्र को यहाँ पर इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जड़ी बूटियों की खेती को लेकर भारत सरकार की क्या योजना है, इससे किसानों को क्या लाभ होगा, कैसे इसका विस्तार करना है, कैसे इसका वितरण करना है, उसके लिए क्या नेटवर्क होगा, उसको लेकर उन्होंने अपनी पूरी एक आयोजना, पूरे प्रयोजन यहाँ पर स्पष्ट किए हैं। इसके बाद आता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ आवंटित किए हैं। देखिए मधुमक्खी पालन को देखें अगर हम यहाँ पर, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन आजीविका का एक कह सकते हैं प्रमुख स्रोत के तौर पर भी देखा जाता है, एक समर्थन देने वाली गतिविधि के तौर पर देखा जाता है। और इसलिए भी सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए एक अलग से यहाँ पर कोष का आवंटन किया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का उन्होंने आवंटन किया है। देखिए इसमें किया क्या गया है कि परागण, अर्थात जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन, के माध्यम से फसलों की पैदावार और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। दूसरा, शहद और मोम जैसे मधुमक्खियों से जुड़े अन्य उत्पाद मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 तरफा चीज़ें विकसित की गई हैं। एक तो परागण के द्वारा फसलों की पैदावार को बेहतर करना, दूसरा शहद और मोम जैसे मधुमक्खी से जुड़े अन्य उत्पादों को भी यहाँ पर प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त सरकार यहाँ पर यह योजना को लागू कैसे करेगी, इसके लिए यहाँ पर नीचे बताया गया है कुछ ऑप्शंस, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या करेगी भारत सरकार। पहली चीज़ क्या करनी है? एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, संग्रह, विपणन और भंडारण केंद्र, मूल्यवर्धन सुविधाएं आदि से संबंधित आधारभूत ढांचे का विकास। देखिए जो पूरा आज हम सेक्शन पढ़े रहे हैं उसमें चाहे वो पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, या फिर कृषि हो, या औषधि हो, जड़ी बूटियां हो, या फिर आपका मधुमक्खी पालन, भारत सरकार का एक विशेष जोर यहाँ पर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, आधारभूत संरचना के विकास पर। और ये हर क्षेत्र में
वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि मधुमक्खी पालन के विकास केंद्र में चाहे उसके संग्रह को लेकर हो या उनके विपणन को लेकर हो, उनके भंडारण को लेकर हो या उनके मूल्यवर्धन सुविधाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हों, उनसे संबंधित यहाँ पर हमें एक बुनियादी ढांचा विकसित करना है, एक आधारभूत ढांचा विकसित करना है। इसके अतिरिक्त मानदंडों को लागू करना और अनुरेखन अर्थात ट्रेसेबिलिटी प्रणाली का विकास करना। तो यहाँ पर एक मानक तैयार किए जाएंगे और उन मानकों के अनुसार इसका संचालन किया जाएगा। महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षमता विकास। इस क्षेत्र में मूलतः महिलाओं का एक विशेष योगदान होता है। महिलाओं का भी सशक्तिकरण किया जाना है, आर्थिक तौर पर उन्हें सशक्त बनाना है, रोजगार के तौर पर भी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी उपलब्ध कराने हैं और इसलिए यहाँ पर महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनको भी कौशल युक्त बनाना है अर्थात स्किल डेवलपमेंट करना है। गुणवत्ता युक्त न्यूक्लियस स्टॉक और मधुमक्खी प्रजनकों का विकास अर्थात ऐसे क्षेत्रों का विकास करना है जिसके माध्यम से मधुमक्खी प्रजनक उनको डेवलपमेंट किया जा सके और उसके माध्यम से उत्पादन भी बढ़ाया जा सके और उनकी संख्या में भी वृद्धि की जा सके। इससे 2 लाख मधुमक्खी पालकों की आय में बढ़ोतरी होगी और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त शहद मिलेगा। तो इससे किसानों को भी वहाँ पर रोजगार मिलेगा और दूसरा जो उत्पाद होगा शहद के रूप में वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुँचेगा और उससे इनकम वहाँ पर मिलेगी आपके किसानों को। तो इस तरीके से मधुमक्खी पालन के लिए भारत सरकार की यह योजना है। अगली बात आती है टॉप से टोटल तक। टॉप से टोटल तक 500 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए। ये क्या है, इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है कि आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है। वर्तमान समय की स्थिति अगर हम देखें, किसान बाजारों में अपनी उपज को बेच नहीं पा रहे हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है। हम देखते हैं कि किसान यहाँ पर साल भर मेहनत करता है, हर जो फसल का सीज़न आता है हर सीज़न में वो उतनी मेहनत करता है, लेकिन जब सही समय पर वो उसको बेच नहीं पाता और उसको सही मूल्य भी उसका प्राप्त नहीं होता है। ये एक बड़ी समस्या भारतीय किसानों के साथ देखी जाती है। तो यहाँ पर देखिए वही बात बताई गई कि आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है और उससे किसान जो होता है बाज़ारों में अपनी उपज को बेच नहीं पा रहे हैं। दूसरा, जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियों की मजबूरी में बिक्री और कीमतों में गिरावट को रोके जाने की इसलिए ज़रूरत भी है, क्योंकि अब टमाटर जैसी फसलें हैं, अगर आप उनको बहुत ज़्यादा समय तक आप रखते हैं तो वो आपको ख़राब हो जाएंगे। पेरिशेबल गुड्स होते हैं ये, जल्दी ख़राब होने वाली वस्तुएं, जिनको वो बहुत समय तक वहाँ पर स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए उसे मजबूरी में औने पौने दाम पर, सस्ते दामों पर भी उसे अगर व्यापारी कोई खरीदने आता है तो उसे बेचना पड़ जाता है। तो इसके कारण भी उन्हें नुकसान होता है। तो इसको भी यहाँ पर रोके जाने की बात की गई है। टमाटर, प्याज और आलू TOP अर्थात टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, TOP टॉप से संबंधित ऑपरेशन ग्रीन का सभी फलों और सब्जियों तक विस्तार किया जाएगा। अर्थात इनको सभी फलों सब्जियों को टोटल बोला गया है और तक विस्तार किया जाएगा। किनका 3 चीज़ों का, टमाटर, प्याज और आलू। तो इनसे संबंधित ऑपरेशन ग्रीन का, मुख्यतः ऑपरेशन ग्रीन जो होता है इन 3 चीज़ों से रिलेटेड है। ऑपरेशन ग्रीन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ें पूछ ली जाएंगी कि ऑपरेशन ग्रीन किन चीज़ों से संबंधित है। तो यहाँ पर वो 3 चीज़ों से संबंधित है, 3 फसलों से संबंधित है। किससे? टमाटर, प्याज और आलू। अब ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार हमें कहाँ तक करना है? अन्य फलों अर्थात सभी फलों और सब्जियों तक हम ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत हम सभी चीज़ों को हम सम्मिलित करने जा रहे हैं। सभी प्रकार के फलों को इसमें सम्मिलित करेंगे और सभी प्रकार की सब्जियों को भी इसमें सम्मिलित करेंगे। तो और इसीलिए इसको बोल दिया जाएगा अब टोटल। योजना की विशेषताएं क्या हैं? पहला, सरप्लस अर्थात अतिरिक्त उत्पाद से कमी वाले बाजारों तक ढुलाई पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। तो भारत सरकार यहाँ पर इनको क्या करेगी? 50% का सब्सिडी दे रही है सरप्लस होने की स्थिति में या उसमें कमी वाले बाजारों तक। शीत भंडारों सहित भंडारण पर 50% की सब्सिडी। जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहाँ पर किसान अपने उत्पादों को स्टोर कराते हैं तो वहाँ पर भी आप देखें तो 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 6 महीने के लिए पायलट योजना, इसका आगे विस्तार किया जाएगा। तो वर्तमान समय में जो इसे प्रारंभ किया गया है पायलट योजना के तौर पर किया जा रहा है, 6 महीने के लिए किया जाएगा और इन फ्यूचर इसे हम और भी आगे बढ़ाएंगे। अनुमानित लाभ क्या क्या हैं इस योजना में? किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, साथ ही वस्तुएं जो हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, वो कम आपकी ख़राब होंगी, बर्बादी कम होगी।
उपभोक्ताओं को किफ़ायती उत्पाद मिलेंगे और सही समय पर अगर वहाँ पर वस्तु मिलेंगी तो वहाँ पर जो महंगाई होती है कि वहाँ पर आपूर्ति सही समय पर वस्तुओं की नहीं होती है तो वस्तु महंगी हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होगा, सही समय पर वस्तुएं मिलेंगी तो उपभोक्ताओं को जो सही होता है, महंगी वस्तुएं नहीं मिलेंगी, किफ़ायती मूल्यों पर मिलेंगी, अच्छे उत्पाद मिलेंगे, किसानों को भी अच्छा मूल्य यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से सभी को यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए किसान मंडी है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि किसान सभी यहाँ पर मंडी में खड़े हैं अपने अपने स्टॉक लगाकर, जैसे टमाटर है, प्याज है, सभी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, सभी का बिकता नहीं है और उसके कारण उनको औने पौने दाम पर किसी को भी व्यापारियों को, निजी निवेशकों को उसको बेचना होता है। और क्या है, किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति सक्षम बनाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम लॉकडाउन के पश्चात ही से लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसमें ऐसी वस्तुओं को जहां पर डेली बेसिस पर और वहां पर आपके खान पान की चीज़ों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। तो आइए देखते हैं इसमें क्या संशोधन किया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जब पहली बार इसको लाया गया था, अभाव के दिनों में लागू किया गया था। वर्तमान समय में निवेश आकर्षित करके कृषि क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाकर किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम बनाने की आवश्यकता है। तो किसानों के लिए इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे इसे निवेश आकर्षित करने का माध्यम बना सकते हैं, कैसे कृषि क्षेत्र को हम प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं, कैसे इसके बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम बना सकते हैं, इस पर विचार किया गया। उसके बाद अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज, आलू सहित कृषि खाद्य सामग्री को नियंत्रण मुक्त किया जाएगा। इसके अंतर्गत नियंत्रण अर्थात कंट्रोल वहाँ पर नहीं किया जाएगा। कंट्रोल करने से ही समस्याएं ज़्यादा बढ़ती हैं, वहाँ पर आप स्टोरेज की समस्या बढ़ने लगती है और वहाँ पर फिर यदि बाजार मूल्यों पर इसका चीज़ें संचालित हों तो वहाँ पर इसका ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक भी पहुँचेंगी, किसानों को भी इसका फ़ायदा होगा और उपभोक्ताओं को भी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदाओं, कीमतों में वृद्धि सहित अकाल जैसी बहुत ही असाधारण गतिविधियों में स्टॉक सीमा लगाई जाएगी। जब अगर हम कहें कि कितना भारत सरकार के द्वारा क्या खरीदा जाएगा, क्या स्टॉक सीमा रहेगी, तो वहाँ पर कब कब लगाया जाएगा ये स्टॉक सीमा, राष्ट्रीय आपदाओं के समय, कीमतों में वृद्धियों को लेकर और सहित अकाल जैसी स्थितियों में भी यहाँ पर स्टॉक सीमा बताई जाएगी। ऐसी कोई स्टॉक सीमा प्रसंस्करणकर्ताओं या मूल्य श्रृंखला के भागीदारों पर उनकी संस्थापित क्षमता के अधीन या किसी भी निर्यातक पर उसकी निर्यात मांग के अधीन लागू नहीं होगी। तो किन पर ये लागू नहीं होता है, प्रसंस्करणकर्ताओं पर और साथ ही साथ मूल्य श्रृंखला के भागीदारों पर। ये पूरी तरीके से उनके द्वारा संस्थापित क्षमता के अधीन किसी निर्यातक पर उसकी निर्यात मांग के अधीन लागू नहीं होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो मूलतः यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियल हैं और उसके पार्टनर भागीदार हैं वो इन पर लागू नहीं किया जाएगा। सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन इन फ्यूचर फिर से भी कर सकती है। इसके अतिरिक्त किसानों को विपणन के विकल्प उपलब्ध कराने के लिए कृषि विपणन सुधार भी भारत सरकार द्वारा किया गया है, क्योंकि विपणन एक बड़ी समस्या है, मार्केटिंग एक बड़ी समस्या है। विपणन का मतलब मार्केटिंग होता है, तो मार्केटिंग अपने आप में एक बड़ी समस्या है कि कृषि उत्पादों का किस तरीके से सही मूल्य सुनिश्चित किया जाए और वो सही समय पर किसानों को मिल सके। इसके लिए भी देखिए केंद्र सरकार ने कुछ चीज़ें घोषित की हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर बोला गया है कि किसान कृषि उपज को केवल एपीएमसी में लाइसेंस धारकों को बेचने के लिए बाध्य है। कृषि भी औद्योगिक उत्पाद पर ऐसा कोई भी बिक्री संबंधी प्रतिबंध नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पाद के मुक्त प्रवाह में बाधा आती है तथा बाजारों और आपूर्ति श्रृंखला में विखंडन होता है। होता क्या है कि किसान किसको अपना यहाँ पर प्रोडक्ट बेचेगा, तो वहाँ पर कुछ बंद है कि हाँ सरकार यहाँ पर इन चीज़ों को इतना खरीदेगी, उसके बाद आप चाहें जिसको जितना बेचें। औद्योगिक उत्पाद पर भी यहाँ पर बिक्री को लेकर संबंधित प्रतिबंध नहीं है किसी तरीके के, और ये कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न करते हैं मुक्त प्रवाह को लेकर। किसानों को फायदा हो सकता है यदि उनके उत्पादों को बाजार नियंत्रित होना है, तो बाजार में डिमांड और सप्लाई के आधार पर उनके प्रोडक्ट की अच्छी खासी डिमांड हो सकती है और डिमांड ज़्यादा होने पर उनके प्राइस भी वहाँ पर अच्छे उनको मिल सकते हैं। तो लेकिन यदि ये प्रोडक्ट को हम बाजार या मार्केट वैल्यू पर या मार्केट के द्वारा इनको संचालित करना शुरू करें, ये तभी ऐसा हो सकता है। और ऐसा नहीं होता है तो आपूर्ति श्रृंखला में विखंडन होता है, बाधा पहुंचती है और इसका नुकसान सभी को देखना होता है। तो किसानों को कम मूल्य पर प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में एक केंद्रीय कानून बनाया जाएगा जिससे किसानों को सही मूल्य मिल सके, आकर्षक मूल्य पर उपज बेचने के लिए किसान के पास पर्याप्त विकल्प हों, बाधा मुक्त अंतर्राज्यीय व्यापार हो, कृषि उपज की ई ट्रेडिंग के लिए ढांचा हो। तो सरकार का कहना है कि किसानों को किस तरीके से अच्छी मूल्य की प्राप्ति हो,
इसको सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाएगा। इस केंद्रीय कानून के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को आकर्षक मूल्य की प्राप्ति हो, साथ ही यहाँ पर बाधा मुक्त अंतरराज्यीय व्यापार हो, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य यहाँ पर एक बेहतर बाजार व्यवस्था हो और वो अपने उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक वहाँ पर उसे बेच सकते हैं बिना किसी प्रकार की समस्याओं के। दूसरा, कृषि उपज की ई ट्रेडिंग के लिए, जैसे कि आपको ई नैम है, ई नैम जो होता है कि यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, जहाँ पर किसान ई ट्रेडिंग करता है। जैसे आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री होती है, अमेजन है, जहाँ पर आप अपने उत्पादों को खरीदते हैं, जो प्रोडक्ट पसंद आता है वहाँ पर गए, उसे बाई किया, वहाँ पर वो सामान आप तक पहुँच जाता है। उसी तरीके से जिन भी किसानों को वहाँ पर अपनी ट्रेडिंग जाना है, बाज़ार में जाकर बेचने की स्थिति नहीं है, तो वो ई ट्रेडिंग के माध्यम से ई नैम पर जाकर अपने आप का पंजीकरण करा सकता है, अपने उत्पादों का पंजीकरण करा सकता है। वहाँ पर व्यापारी और सेलर्स, अर्थात वहाँ पर बायर और सेलर दोनों वहाँ पर पंजीकृत होते हैं। जिसको वहाँ पर बेचना है वो भी पंजीकृत होता है, जिसको वहाँ खरीदना है वो भी पंजीकृत होता है। तो वहाँ पर फिर आपको ज़्यादा समस्या नहीं होती है, किसानों को एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, घर बैठे वहाँ पर उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और व्यापारी जो होता है उसको भी अपने अमाउंट की चीज़ें सही मात्रा में व्यापारी से मिल जाती हैं, किसान से मिल जाती हैं। तो ई ट्रेडिंग एक बेहतर ऑप्शन यहाँ पर डेवलप करने की भी बात की गई है। इसके अतिरिक्त कृषि उपज की कीमत और गुणवत्ता आश्वासन भी सुनिश्चित करने की बात की गई है। जैसे कि किसानों के पास बुआई के समय फसलों की कीमत के अनुमान के लिए किसी प्रवर्तनीय मानक तंत्र का अभाव होता है कि किसान जब किसी फसलों की बुआई कर रहा होता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि हमारी जब फसल तैयार होगी, कटाई होगी, मार्केट तक पहुंचेगी तो यहाँ पर इसका कितना मूल्य मुझे मिल सकता है। इस प्रकार के किसी प्रकार के तंत्र का यहाँ पर भारत में अभाव देखा गया है। दूसरा, कृषि क्षेत्र में इनपुट और जानकारी के प्रावधान में निजी क्षेत्र का निवेश अवरुद्ध है, अर्थात जो भी निवेशक प्रक्रिया है ज़्यादातर सरकारी संस्थाओं के द्वारा और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन निवेश क्षेत्र निजी निवेश जो होता है अर्थात निजी जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करता है। एक तरीके से अवरुद्धता की स्थिति भी देखी गई है। किसानों को उचित और पारदर्शी तरीके से प्रसंस्करणकर्ताओं, एग्रीगेटर्स, बड़े खुदरा व्यापारियों, निर्यातकों आदि से जोड़ने के लिए सुविधाजनक कानूनी ढांचा बनाया जाएगा। तो यहाँ पर इन सारी समस्याओं के समाप्त करने के लिए एक तंत्र को स्थापित किया जाएगा। कैसा तंत्र? जहाँ पर किसान जो होता है एक ऐसी सिस्टम से जुड़ेगा जो उचित और पारदर्शी होगा, प्रसंस्करणकर्ता उसमें जुड़े होंगे, एग्रीगेटर्स जुड़े होंगे, बड़े खुदरा व्यापारी जुड़े होंगे, निर्यातक होंगे और इनको मिलाकर एक बेहतर कानूनी ढांचा युक्त एक तंत्र यहाँ पर तैयार किया जाएगा। किसानों के लिए जोखिम शमन, सुनिश्चित रिटर्न और गुणवत्तापूर्ण मानकीकरण इस ढांचे के अभिन्न अंग होंगे। तो यहाँ पर किसानों को जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करने के लिए जोखिम शमन, अर्थात यदि किसानों को अपनी फसल को लेकर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसको कवर करने की बात की गई है जोखिम शमन के अंतर्गत। सुनिश्चित रिटर्न, अर्थात आपको रिटर्न कितना मिलेगा इसको सुनिश्चित करना है। गुणवत्तापूर्ण मानकीकरण, अर्थात मानक क्या होंगे, एक अच्छे उत्पाद के लिए क्या मानक होंगे, किसानों का यदि उत्पाद अच्छा है, उन मानकों के अनुरूप है तो उसके लिए वहाँ पर उनको ज़्यादा बेहतर रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कृषि उपज की कीमत और गुणवत्ता आश्वासन को लेकर भारत सरकार के द्वारा इस तरीके की घोषणाएं की गई हैं, जिसमें कानूनी ढांचे को सुविधापूर्ण पारदर्शी बनाना है, अलग अलग व्यवसायगत संगठनकर्ताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं को जोड़ना है, किसानों को यहाँ पर जोखिम शमन, रिटर्न और मानकीकरण की प्रक्रियाओं के साथ भी जोड़ा जाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आज कृषि से संबंधित भाग 3 में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के द्वारा जो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना रखी है, इसके तहत भाग 3 के अंतर्गत कृषि से संबंधित जो घोषणाएं की हैं आज हमने उसका यहाँ पर डिटेल से यहाँ पर अध्ययन किया, जिसमें कई सारी योजनाओं को लेकर चर्चा की गई है और ये क्वेश्चन आपके प्री में भी पूछे जा सकते हैं और मेंस ओरिएंटेड भी कृषि को लेकर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं और उनके निस्तारण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो यहाँ पर उससे संबंधित आपको काफ़ी सारा यहाँ पर डाटा यहाँ पर इन डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स अपने स्तर बना सकते हैं, PDF या फिर आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। PDF के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये PDF आपको PIB के वेबसाइट पर वहाँ पर आप चले जाइए, PIB में आप डालिएगा डेट, यहाँ पर मैंने पहले ही बता दी 15 तारीख की उसमें डेट डालिएगा, 15 मई की डेट डालिएगा। वहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की PDF पड़ी हुई है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी और आप इसको आसानी से वहाँ पर अपने स्तर पर पढ़ भी सकते हैं। तो
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में आत्मनिर्भर भारत के भाग 4 सेशन को लेकर कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।